जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास है महात्मा गांधी जी के ऊपर, यानी कि महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, उन सभी पर मैं बात करूंगा। जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन सभी बिंदुओं को मैं आज सम्मिलित किया हूँ। और महात्मा गांधी जी का समान परिचय से लेकर जितने हार्ड से हार्ड प्रश्न बनेंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आया हूँ। अगर आप आज की क्लास ले लेंगे तो मुझे उम्मीद है, 100% विश्वास है कि आपका कभी भी कोई प्रश्न फंसेगा नहीं। आप चाहे छोटे से छोटे एग्ज़ाम में सम्मिलित हों या पीसीएस लेवल किसी भी एग्ज़ाम में सम्मिलित हों, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के समान परिचय देते हुए मैं स्टार्ट करूँगा और हाईएस्ट मतलब हाई से हाई बिंदु पर मैं आपको सम्मिलित करूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम है। तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी है। क्या है? करमचंद गांधी है महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम। और पूछता है कि महात्मा गांधी जी के माताजी का क्या नाम था। महात्मा गांधी जी के माताजी का नाम पुतली बाई था। क्या था? पुतली बाई। और महात्मा जी की पत्नी जी का अगर नाम पूछे तो कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी। तो पिता का नाम पूछे तो करमचंद गांधी, माता का नाम पूछे तो पुतली बाई, और पत्नी का नाम पूछे तो कस्तूरबा गांधी। कभी कभी पत्नी और माता के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। माता का नाम पुतली बाई है और महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। आइए देखते हैं इनके बेटे के नाम पर। तो इनके महात्मा गांधी जी के 4 बेटे थे, 4 पुत्र थे। कौन कौन से थे? हरिलाल था, मणिलाल थे और रामदास थे और देवदास। तो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र थे। इनके पहले पुत्र का नाम हरिलाल था, दूसरे का मणिलाल था, रामदास और देवदास। देखिए, दो दास हैं और 2 लाल हैं। हरिलाल मणिलाल, हरिलाल मणिलाल, रामदास देवदास, रामदास देवदास। इस तरह से आपको इनके पुत्र के नाम भी याद हो गया हो। चूँकि कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि महात्मा गांधी जी के पुत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन इसमें से देगा, एक ऑप्शन कोई और दूसरा दे सकता है। तो इसलिए आप लोग इनके नाम को भी ध्यान दीजिएगा कि हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे महात्मा गांधी जी के। और महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतली बाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। आइए इनके देखते हैं, इनसे जुड़े हुए अन्य पॉइंट है। 13 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा जी से। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा जी से। और इन्होंने, इनका एक बहुत ही बड़ा कार्य ये था कि ये 18 किलोमीटर पैदल डेली चलते थे। 18 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे, यानी कि ज़िंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए। मतलब कि ये कि महात्मा गांधी जी जो थे वो डेली 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। इन्होंने पूरे उम्र में, पूरी लाइफ में इन्होंने अपने जितना चला 18 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा चुके थे। कौन? महात्मा गांधी जी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सामान्य किताब में ये प्रश्न नहीं मिलेगा। इनको 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया। महात्मा गांधी जी को 5 बार, बताइए, लोग तरसते हैं 1 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, और महात्मा गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए क्या किया? नामित किया गया था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो इन्होंने क्या किया था? 4 महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, तो इस तरह से इन्होंने 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े हुए आंदोलनों का श्रेय इन्हें जाता है। मतलब कि ये 4 महाद्वीप, 12 मुल्कों से जुड़े हुए जितने भी नागरिक आंदोलन थे, नागरिक आंदोलन थे, उसका श्रेय महात्मा गांधी जी को जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सभी आंदोलनों में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। ब्रिटेन ने इनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात, मतलब जब इनकी मृत्यु होती है जब इनकी मृत्यु होती है महात्मा गांधी जी के, उसके 21 वर्ष पश्चात इनके सम्मान में क्या किया था कि डाक टिकट जारी किया था। मतलब ब्रिटेन की सरकार ने 21 वर्ष के पश्चात, इनके मृत्यु के 21 वर्ष के पश्चात डाक टिकट जारी किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है कि सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है कि महात्मा गांधी जी किस
आंदोलन में या किस ग्रह में सम्मिलित हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न ये पूछता है, तो क्या होता है कि जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो इन्होंने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह में सम्मिलित होते हैं। होता क्या है कि जो चंपारण सत्याग्रह क्यों होता है, तो ये अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जैसे 20 बिस्वा खेत है, तो 20 बिस्वा खेत में से 3 बिस्वा खेत में नील की खेती करने के लिए बाध्य कर देते हैं अंग्रेज़ों ने। इसीलिए यहाँ के जनता, चंपारण की जनता, चंपारण बिहार में है, तो चंपारण की जनता एक आंदोलन शुरू कर देती है, उसी को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट। उस समय किसानों को एक अनुबंध है 3/20 में, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो 3 कठिया पद्धति के नाम से ये प्रसिद्ध है चंपारण सत्याग्रह। इसमें होता यही था कि 20 बिस्वा जैसे खेत है, जैसे 20 बीघा खेत है, तो उसमें से 3 बीघा खेत में नील की खेती लगाई जाए। किसान इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ये प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया, तब गांधी जी सत्याग्रह शुरू किए और सरकार झुकी। सरकार क्या हुई, सरकार झुकी और इन्होंने क्या किया था कि जांच आयोग का गठन किया और इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया। मतलब जो भी वसूली किए थे उसका 25% हिस्सा क्या किए थे, किसानों को वापस कर दिए थे। आइए देखते हैं आगे। महात्मा गांधी जी के कुशल नेतृत्व में से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो देखिए, उपाधि से 2 प्रश्न पूछता है। एक प्रश्न ये पूछता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी, और दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और ये कन्फ्यूजन का प्रश्न बनता है। तो आपका आज से कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए कि महात्मा का उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है। किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी देते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी देते हैं। कौन देते हैं, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन महात्मा गांधी जी करते हैं उसमें सभी के पूरे भारत की जनता उनसे प्रभावित होती हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे धर्म हो या फारसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के सभी उस आंदोलन में प्रभावित होते थे और उसमें भाग लेते थे। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। और इस आंदोलन से जो नील कठिया पद्धति को समाप्त किया गया, इस आंदोलन से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो आइए देखते हैं आगे इनसे जुड़े हुए तथ्य पर बात करते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ है। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध DSOB से ली थी और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में, मतलब कि जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में गए थे वहाँ पर वकीली लड़ने के लिए, तो वहाँ पर इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे कि महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका देश में, ये अफ्रीका महाद्वीप का कंट्री है, बिल्कुल दक्षिण ओर में, ऐसे आप देखेंगे अफ्रीका है तो यहीं पर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका देश में इन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी ने भारत वापस आए थे। और पूछा जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु थे। और भारत के प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह
में, चंपारण कहाँ है अगर पूछे तो चंपारण बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह में ही सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। तो भारत के प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। गोखले जी की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्ष गांधी जी भारत भ्रमण किए। मतलब कि जो राजनीतिक गुरु थे गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इन्होंने कहा महात्मा गांधी जैसे कि पहले गांधी जी आप पूरे भारत में आप भ्रमण करिए, यहाँ की जनता की देखिए क्या मतलब कि क्या राय है, क्या कैसे इन्होंने बात कर रहे हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आप जो भी कार्य करना हो तो करिए। तो गोखले जी के कहने पर ही, इन्हीं के सलाह पर ही महात्मा गांधी जी 2 वर्ष भ्रमण करते हैं पूरे भारत के। उसके बाद क्या होता है, 1917-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1917 से 18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलनों को इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो आइए देखते हैं चंपारण सत्याग्रह के आगे। पहला आंदोलन आता है खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा? खेड़ा मूवमेंट। तो खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। 1918 में गुजरात में खेड़ा ज़िले में पूछता है कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो गुजरात राज्य में, ठीक है। तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा ज़िले में, खेड़ा एक ज़िला है गुजरात का, ठीक है, भीषण अकाल पड़ा। क्या हुआ? भीषण अकाल पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ़ कर देना चाहिए। देखिए क्या होता है कि 1917-18 में क्या होता है कि अकाल पड़ता है, और उसी समय क्या होता है कि सरकार जो अंग्रेज़ी सरकार रहती है, ये 23% और कर बढ़ा देती है। कम करने के बजाय और कर बढ़ा देती है। बताइए जनता कहाँ से देगी कर आखिर? और जबकि राजस्व विभाग की जो व्यवस्था है वो ये कहती है कि अगर जितना मतलब कि पूरे कुल उत्पादन का अगर 1/4 भाग से कम होता है तो पूरी तरह से किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 23% और कर बढ़ा दिया। इसीलिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह होता है। कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह होता है। इससे संबंधित और भी पॉइंट आइए देखते हैं। इस पर गांधी जी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ़ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर देंगे। मतलब कि ये कह रहे थे महात्मा गांधी जी कि अगर सरकार अगर 23% जो कर वसूली कर रही है इसे माफ़ कर दे, और जितने भी किसान हैं उनका 1/4 भाग से अगर कम उत्पादन हुआ है तो उनका कर्ज माफ़ कर दे, तो जो भी सक्षम किसान, यानी कि 1/4 भाग से जो भी ज़्यादा किसान, जिन भी किसान के खेत में उत्पादन हुआ है वो सभी के सभी कर स्वयं ही दे देंगे सरकार को। तो सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उन्हीं से कर लिया जाए। मतलब कि सरकार भी मान जाती है, ये कहती है कि जो किसान सक्षम का मतलब ये कि 1/4 भाग से अधिक जो उत्पादन किए हैं जो भी किसान, वो सभी के सभी कर दें। इसके अलावा जो है किसान, वो उनका कर क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हुआ। तो इस तरह से जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा आंदोलन हुआ था, ये पूरी तरह से सफल हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा, अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी 1918 में ही होता है। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में होता है। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए और इस मिल मालिक की एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। मतलब कि जो ये अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ये वास्तव में बोनस को लेकर था। क्या वास्तव में बोनस को लेकर था? मतलब कि किसान जो थे, मजदूर जो थे वो बोनस सरकार से मांग रहे थे, लेकिन सरकार ने बोनस देने से इनकार कर दिया। इसलिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या होता है कि भूख हड़ताल आंदोलन होता है। तो सरकार मानते हुए 35% बोनस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से अहमदाबाद मिल हड़ताल जो आंदोलन हुआ था, ये भी गांधी जी का
सफल हुआ था। ये भी गांधी जी का सफल हुआ था आंदोलन। अगला आता है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आता है? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चलता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना, इसका यही उद्देश्य था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि रोलेक्ट बिल, क्या होता है कि 1919 में क्या आता है, रोलेक्ट बिल आता है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत हो गए और खलीफा पद की समाप्ति। तो होता यह है कि 1919 से 1924 के बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। पहला रोलेक्ट बिल आता है, रोलेक्ट एक्ट आता है भारत में। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को। इसके फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एकमत, मतलब कि जो खिलाफत आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन था, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एकमत हो गए। उसके बाद क्या होता है, खलीफा पद की समाप्ति। राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। जो ये खलीफा पद जो था, वो राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने 3 मार्च 1924 को क्या किया कि इस खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। कारण इसका ये था कि गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था, लेकिन सभ्यता मूलक एकता भी थी। तो महात्मा गांधी जी जो ये प्रयास किए कि जो जितने भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इन्हें एकता मतलब एक कर दिया जाए, यही जो इनका कारण था। इसीलिए क्या किया गया था, जो खलीफा का पद इससे पहले हुआ करता था, उसे 3 मार्च 1924 को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 में। देखिए श्री चिमन लाल सीतलवाड़ के अनुसार क्या होता है कि वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथों सिर थाम कर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ों पर प्रहार किया। तो मतलब ये हुआ कि जो वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर क्या किए, हताश होकर बैठ गए और अपने दोनों हाथों को सिर थाम कर, मतलब जैसे विपत्ति के मारे हैं, यहाँ पर जो अपने भारतीय भाषा में बोला जाता है कि विपत्ति के मारे हैं, तो उसी प्रकार से लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर क्या होते हैं, हताश होकर बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों पर सिर थामकर फूट पड़ा और इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की जड़ों पर क्या किया, प्रहार किया। इसका उद्देश्य क्या था, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय ये करती थी कि जितने भी कोई भी कार्य होता था उसे क्या करता था कि मशीन के द्वारा करने का प्रयास करता था। इसीलिए उसको मशीनरीकरण समाप्त करने का प्रयास किया गया। क्योंकि मशीनरीकरण अगर समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो जनता रहेगी भारत की, उसको रोज़गार मिलेगा और इससे बड़ा ही योगदान होगा रोज़गार में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास, मतलब कि असहयोग जो आंदोलन था, इसको सफल बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, इस पर मैं बात करता हूं। तो सरकारी उपाधियां, देखिए सरकारी उपाधियां, वैज्ञानिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग, मतलब कि जो सरकारी उपाधियां थीं, वैज्ञानिक अवैतनिक पद जो थे उसे त्यागा गया। सरकारों, उत्सवों अथवा दरबारों से सम्मिलित ना होना, मतलब कि जो सरकारी उत्सव होते थे और दरबार होते थे उसमें क्या किया गया कि सम्मिलित नहीं हुआ, मतलब सम्मिलित होने से इनकार कर दिया गया, सम्मिलित नहीं हुए। सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग किया गया। जो सरकारी स्कूल थे, अर्ध सरकारी स्कूल थे, उनसे क्या किया गया, त्याग किया गया। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया, मतलब जो 1919 के अधिनियम से जो चुनाव हो रहा था उसका क्या किया गया, भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया गया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। ठीक है,
आइए देखते हैं आगे। आंदोलन समाप्ति एवं उसका कारण। गांधी जी ने कहा था आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसे स्थगित किया गया। मतलब महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है ये पूरी तरह से अहिंसक होना चाहिए, मतलब हिंसक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 1922 में चौरी चौरा कांड, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड होता है। वहाँ पर क्या होता है कि एक अंग्रेजी पुलिस चौकी थी, उसे उसमें आग लगा देते थे और उसमें आग लगा देते हैं और उसमें 22 पुलिसकर्मी क्या होते हैं, जल जाते हैं, जिंदा ही जला दिए जाते हैं। इस तरह से यही चौरी चौरा कांड होती है गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश गोरखपुर की ये घटना है। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन के पश्चात क्या होता है, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्रश्न की नेहरू रिपोर्ट कब आती है, तो 1928 में आती है। ये संविधान की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, लॉर्ड बर्कनहेड भारतीय सचिव थे, ने राष्ट्र नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जिसे सभी स्वीकार करें। 1928 में क्या होता है कि जो नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे, इन्होंने एक भारत का संविधान बना देते हैं। अकेले 1-2 लोग मिलके, नेहरू कमेटी मिलके ये भारत का संविधान पूरा का पूरा बना देती है, लेकिन लागू नहीं हो पाती। इसे ब्रिटिश सरकार अनुमति नहीं देती है और लागू नहीं हो पाती है। नहीं तो 1928 में ही भारत का पहला संविधान बना देते हैं। कौन? मोतीलाल नेहरू जी, नेहरू कमेटी के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। तो संविधान का जो मसौदा बनाने का जो राजनीतिक दलों की सहमति से ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में तय किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। तो संविधान का जो मसौदा था उसे तैयार करने के लिए कार्य सौंपा गया किसे? मोतीलाल नेहरू जी को। नेहरू समिति में 28 अगस्त 1928 को अपने रिपोर्ट सौंपी। इसमें लखनऊ में आयोजित सभा को स्वीकार कर लिया गया। तो देखिए, नेहरू जो समिति थी वो 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें क्या क्या थी, इस पर आइए बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कंसेप्चुअल। देखिए, जो मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपके कॉन्सेप्ट के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आज का ट्रेंड बन चुका है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वो कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिया हूँ ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे, मतलब PCS तक आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी। कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, जितने भी कंसेप्चुअल प्रश्न पूछेगा वो सभी के सभी प्रश्न इस क्लास से फंसेगा, गांधी जी से संबंधित। तो देखिए, नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें क्या क्या थी। तो भारत की डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। भारत को क्या किया? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसे बिल्कुल क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, मतलब कि संयुक्त निर्वाचन आयुक्त प्रणाली अपनाई जाए। और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, जैसे आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य गठित किया गया था, उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। जैसे मराठा जहाँ पर है वहाँ पर जैसे महाराष्ट्र ना, इस तरह से तो भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किंतु अल्पसंख्यकों को धार्मिक एवं संस्कृत हितों का पूर्ण संरक्षण होगा।
मतलब कि भारत में क्या होगा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है ना, इस प्रकार से जो धर्म के लोग रहते हैं उनको क्या किया जाए, धर्मनिरपेक्ष तो होगा लेकिन उनको धार्मिक रूप से एवं संस्कृत हितों को पूर्ण रूप से संरक्षण करने का अधिकार भी होगा, पूर्ण रूप से संरक्षण करने का अधिकार भी होगा। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर भक्ति विभाजन, केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति का विभाजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन है ना भाई, जैसे संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। तो जो संघ सूची का विषय होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो राज्य सूची का विषय होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जो समवर्ती सूची का विषय होता है उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो यही कहा जा रहा है कि केंद्र और प्रांतों में संघीय पर शक्ति का विभाजन किया जाए, शक्ति का विभाजन किया जाए, ठीक है। और भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए, मतलब जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है इसी को कहा जा रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाए, जो कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना होती है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, मतलब जो यूपीएससी है प्रेजेंट टाइम पे, इसकी स्थापना की बात होती है। आइए देखते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 में किया गया। तो साइमन कमीशन का अगर पूछे कि गठन कब होता है तो 1927 में गठन होता है। 1928 में भारत आता है और इसका बहिष्कार किया जाता है। और इसकी किसकी समीक्षा के लिए किया जाता है, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसी की समीक्षा के लिए आयोग का, साइमन कमीशन आयोग का गठन किया जाता है। अध्यक्ष इस पे अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे तो जॉन साइमन अध्यक्ष थे। और विरोध का कारण इसका ये था कि इस आयोग ने एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेज़ों को हितों को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब इसका मेन कारण एक था, साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने का मुख्य कारण ये था कि इस आयोग में किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया था और भारतीयों को ये लगता था कि जो ये साइमन कमीशन आयोग है ये अंग्रेज़ों का पक्षपात करेगा, और इसीलिए क्या किया गया था, इस साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया गया, भारी भरकम में विरोध किया जाता है। इसका गठन 1927 में होता है, लेकिन ये आता है भारत में 1928 को, और इसके अध्यक्ष पूछा जाता है तो जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन थे, साइमन आयोग के अध्यक्ष। बहिष्कार का निर्णय। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में अंसारी की अध्यक्षता थी। कौन थे? अंसारी की अध्यक्षता थी। ये पूछा जाता है कि मद्रास अधिवेशन जो 1927 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंसारी थे। इसे भी आपको याद रखना है। भारत आगमन। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई मतलब कि भारत में पहुंचा। बम्बई भारत में पहुंचा। कब पहुंचता है? 3 फरवरी 1928 को। कौन? साइमन कमीशन। ये डेट आपको याद रखना है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ आता है? भारत में आता है। भारत के किस प्रांत? मुंबई प्रांत में आता है। साइमन कमीशन से जुड़े हुए अन्य तथ्य पर आइए बात करते हैं। तो साइमन कमीशन से जुड़े हुए अन्य तथ्य पर, जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या होगी? आखिरी कील साबित होगी। ये क्या होता है कि देखिए, लाहौर में लाठीचार्ज होता है और उस लाठीचार्ज में क्या होते हैं, लाला लाजपत राय जी घायल हो जाते हैं और उन्होंने घायल अवस्था में ये कहते हैं कि मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बात किन्होंने की थी? तो लाला लाजपत राय। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है और ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये पीसीएस जैसे एग्जामों में, आरओ जैसे एग्जामों में पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट इसमें। तो
1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। जिस पर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उस पर क्या किया गया, विचार किया है। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी? साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें ये थी कि जैसे प्रांतों में द्वैध शासन को ख़त्म करना, ख़त्म करना, अखिल भारतीय संघ के विचारों को ना माना जाए, जो अखिल भारतीय संघ था उसके विचारों को ना माना जाए और प्रांतों में द्वैध शासन को ख़त्म किया जाए। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए, उसका अलग संविधान हो। मतलब जो बर्मा प्रेजेंट टाइम पे म्यांमार देश है, इसको क्या किया जाए, इसको अलग किया जाए, इसका अलग से संविधान होना चाहिए, यही बात कही जाए। डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ होता है, कब प्रारंभ होता है? तो देखिए, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, कहाँ से प्रारंभ होता है? साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों ने, कितने, 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा व 5 अप्रैल की डांडी पहुँचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। तो क्या होता है कि जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है और 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की ये पद यात्रा थी और 5 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को क्या किया कि नमक का जो कानून था उसे तोड़ा गया, कानून को तोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तो पेरिस के जो नेपोलियन थे और रोम के, इटली के जो मुसोलिन थे, इसकी तुलना इन्होंने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। धरना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब मणिलाल ने किया था। मणिलाल कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के पुत्र थे, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ पर भागीदारी हुए थे, ठीक है। उत्तर पूर्व में क्या होता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। तो देखिए, रानी की उपाधि किसने दी थी? नागा को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। किसको? तो नागा रानी को। आइए देखते हैं आगे। गोलमेज सम्मेलन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। सदस्य 89 थे। 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं लिया। गांधी इरविन समूह, देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यही था, 1930 में लंदन में होता है। इसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। यह प्रश्न पूछा जाता है और प्रथम ये आंदोलन था 1930 का। उसके बाद क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। तो ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच क्या होता है? समझौता होता है। तो गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच समझौता होता है, इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के उद्देश्य क्या थे? तो इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की बात मान ली गई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे बंद करने के लिए बात की गई और मान भी लिए गांधी जी ने। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को आमंत्रित किया गया, मतलब फिर से सम्मिलित करने के लिए कहा गया। आइए देखते हैं अगला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है। कब होता है? 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, जिसमें गांधी जी पहले में गांधी जी या कांग्रेस का कोई
कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन दूसरे में गांधी जी स्वयं सम्मिलित होते हैं। और ये सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण क्या होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो असफल रहता है। क्या होता है, असफल रहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 6 अप्रैल 1930 को। विवरण: ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 मार्च 1930 को। कारण इसका क्या था, तो यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा सरकार ने 11 सूत्री मांगे और उनके माले जाने पर सत्याग्रह की चार्ज बंद करने को कहा और 31 जनवरी 1930 तक समय दिया गया था। 31 जनवरी 1930 तक समय दिया गया था और सरकार ने मांगे नहीं मानी। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया और प्रमुख कार्यक्रम क्या था, तो नमक कानून तोड़ना, कर भुगतान न करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग आदि। मतलब इसका कारण ये था कि जो नमक कानून था, जो दांडी यात्रा था, जो नमक कानून तोड़ा गया था। इसके अलावा जो कर थे, कर देने से भारतीयों ने इनकार कर दिया और जो विदेशी सामान थे उनका क्या, विदेशी को क्या किए, बहिष्कार कर दिए। जो विदेशी व्यक्ति थे उनका क्या, बहिष्कार कर दिए गए। और जो सरकारी सेवाएं थे उनसे भी क्या, उन्हें भी क्या किया गया, त्याग दे दिया गया। मतलब कि जो भी सरकारी व्यक्ति थे वो सभी के सभी अपना पद त्याग कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य: कुछ ब्रिटिश प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। इसका प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत उनके नेताओं को जेल में डाल दिए। तो इसी आंदोलन के चलते गांधी जी और अन्य नेताओं ने जेल में पहुंचे थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब होता है, प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन था। इसी आंदोलन के प्रभाव आकर लास्ट में अंततः भारत को आज़ादी देता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होता है, यह प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। कब होता है, 9 अगस्त 1942 को। विवरण: भारत की जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब इसमें ये कहा गया कि जितने भी अंग्रेज हैं इन्हें क्या किया जाए, भारत से छोड़ने के लिए कहा गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन इसीलिए प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 का। और जो मूल मंत्र था गांधी जी का, करो या मरो, डू और डाई। तो डू और डाई या करो या मरो, यहीं पर मूल मंत्र महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिए थे। 9 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इसी आंदोलन में करो या मरो, डू और डाई, यही जो मूल मंत्र महात्मा गांधी जी ने दिया था, या इसी को कहा जाता है कि जो इन्होंने नारा दिया था यहीं पर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और कब प्रारंभ होता है, 9 अगस्त 1942 को। परिणाम इसका क्या होता है कि यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। मतलब कि ये आंदोलन भारत को आज़ाद तो नहीं करवा पाया, लेकिन यही आंदोलन जो आधार रखा था, यही अंततः लास्ट में आंदोलन सफल तो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में आज़ादी दिया। यहीं पर दूरगामी क्या, सुखदायी रहा। इसीलिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम यह प्रयास था कहा गया। मतलब कि जो भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अंतिम यह प्रयास कहा गया। माउंटबेटन घोषणा पूछा जाता है, तो माउंटबेटन घोषणा, तो देखिए इसमें क्या कहा है, लॉर्ड वावेल की स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तब उसने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन इसका विभाजन भी होगा। तो जो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे,
लॉर्ड माउंटबेटन जी थे, इन्हें वायसराय भारत को बनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न 3-4 प्रकार से पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का कौन था यहाँ पर गवर्नर या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के पहले पूछे या आज़ादी के समय पूछे या आज़ादी के बाद पूछे, तुरंत उस प्रेजेंट टाइम पे कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही आपको आंसर लगाना है। लॉर्ड माउंटबेटन ही आपको आंसर लगाना है। और इसमें लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा में ये कहा गया कि भारत का विभाजन भी होगा। जैसे आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को किसने पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त 1947 को ही अपना भारत आज़ाद हुआ और पूर्ण रूप से भारत आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। और उसी समय 1946 में क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है, और 24 जनवरी 1950 को 284 जवाहरलाल नेहरू समेत 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, और भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र बन जाता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है, लोकतंत्र गणतंत्र बन जाता है। इस तरह से भारत आज़ाद हो जाता है। और आज़ादी के बाद आज भारत का 73वां इस वर्ष 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इस तरह से भारत आज भी आज़ाद हो गया पूर्ण रूप से। और ये क्लास आपकी गांधी जी से संबंधित जो क्लास थी ये कंप्लीट हुई। आप लोगों को ये कैसा लगा क्लास, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं और भी जो भी हैं, लाजपत राय जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर मैं वीडियो बना सकूं। तो आप लोग इसका रिप्लाई कीजिएगा, जैसा भी आपको लगा हो, अच्छा ख़राब या कुछ और मैं सुधार करूं, इसके लिए भी आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं। तो आइए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।